हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थात अंतर्जात बल और उन एंडोजेनिक फोर्सेस से निर्मित होने वाले विभिन्न स्थलाकृतियां, विभिन्न स्थल स्वरूपों जो कि लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनका आज हम लोग स्टडी करेंगे। और ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग इसके बाद नेक्स्ट डे किसी दिन करेंगे। ठीक है। तो अंतर्जात बल क्या होते हैं? अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के इंटीरियर से, जो पृथ्वी के अंतरतम से, जिनका जिनका स्रोत पृथ्वी के इंटीरियर में होता है, मतलब पृथ्वी के कोर में बहुत सारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब वहां पर जो भी विखंडन वगैरह से जो ऊर्जा जो भी निकलती है, जो ऊष्मा निकलती है, उसके कारण जो बल, जो फोर्स क्रिएट होता है, उसी को पृथ्वी का अंतर्जात बल बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। तो उस एंडोजेनिक फोर्स के कारण पृथ्वी की सतह पर, पृष्ठ पर बहुत सारे स्थल स्वरूप बनते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। राइट। तो ये स्थल स्वरूप क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं, इसका आज हम लोग स्टडी करेंगे। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना, आपके एंड से बहुत नॉइज आ रही है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि अंतर्जात बल क्या है, फिर अंतर्जात बलों से निर्मित तमाम सारे जो स्थल स्वरूप हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है। पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे खंड पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, कुंभत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये विभिन्न प्रकार के पर्वत कैसे बनते हैं, इसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। पठार, पठारों के भी कई प्रकार हैं। अंतर पर्वतीय पठार, जिनको इंटर माउंटेन प्लेटो बोलते हैं। महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटो कहते हैं इनको। पर्वत पदीय पठार, जो कि पीडमोंट प्लेटो कहलाते हैं। और लावा से बनने वाले लावा पठार। मैदान, जो कि संरचनात्मक मैदान है, जो कॉन्स्ट्रक्शनल प्लेन्स हैं, वो अंतर्जात बलों का परिणाम होते हैं। और फिर आगे की स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, मौलिक रूप से। एक होते हैं पटल विरूपक या डायस्ट्रोफिक, और दूसरे होते हैं आकस्मिक या सडन। पटल विरूपक अंतर्जात बल वो बल हैं जो कि बहुत मंद गति से कार्य करते हैं, बहुत स्लो तरीके से कार्य करते हैं। और सडन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनका जो फोर्स है ये सडन है, फास्ट है। अब सडन फोर्सेस में से जो भी स्थल स्वरूप या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो खास तौर पे तीन प्रकार की होती हैं। आपको पता है कि वोल्केनिक eruption सडनली होता है, ये तुरंत से ये तेजी से होने वाला eruption है। और फिर भूकंपीय संचलन, ये भी सडन होने वाला सडन फोर्स का परिणाम होता है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन भी सडन फोर्स का परिणाम होते हैं। वहीं पर जो पटल विरूपक बल है, पटल विरूपक बल या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस स्लो तरीके से कार्य करते हैं। ये मूल रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विवर्तनिक और समस्थैतिक। विवर्तनिक या टेक्टोनिक फोर्सेस, इन्हीं फोर्सेस से एक बनने वाला सिद्धांत है, जिसको आप बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब ही है कि वो सिद्धांत जिसमें कि मंद गति से होने वाले जो संचलन है, जो स्लो मूवमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, उसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो जो विवर्तनिक संचलन है, जो स्लो मूवमेंट्स हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक महादेशजनक, दूसरे पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक या एपाइरोजेनेटिक। एपाइरोस माने होता है महाद्वीप, मतलब कि ये वैसे बल या वैसे संचलन, वैसे मूवमेंट्स जिनके चलते महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, उनको बोलते हैं महादेशजनक विवर्तनिक बल। ये कैसे होते हैं? मंद प्रकार के, पटल विरूपक। पटल विरूपक का मतलब कि जो भूपटल, जो क्रस्ट है, उसका एक तरीके से उसके रूप को जो बदल दे, जो परिवर्तित कर दे, ऐसा बल।
तो विवर्तनिक बल इस प्रकार से दो प्रकार के हैं, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। अब जो महादेशजनक बल हैं, ये कैसे कार्य करते हैं? ऊर्ध्वाधर, या तो अपलिफ्टमेंट होता है इनमें, या सब्सिडेंस मतलब उत्थान या अवतलन, दो प्रकार के होते हैं। अब उत्थान से महाद्वीपीय पठार बनते हैं, तटीय मैदान बनते हैं। अवतलन से मतलब जबकि बल नीचे की ओर कार्य कर रहा हो, तो महाद्वीपीय बेसिन बनता है इससे, महाद्वीपीय बेसिन बनता है, महाद्वीपीय मग्न तट बनता है, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। अब वहीं पर दूसरी ओर पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं, वो क्षैतिज कार्य करते हैं। ये क्षैतिज आरोपित होते हैं कहीं पर भी। कंप्रेशन या टेंशनल मतलब या तो संपीड़न, या तो दो तरफ से बल आकर के दबा रहा होगा चट्टान को, और चट्टानें चूंकि इलास्टिक नेचर की होती हैं अधिकांशतः, वो मुड़ जाती हैं दबाव से। और टेंशनल यानी कि खिंचाव, खिंचाव से जो बल पैदा होता है। तो जो संपीड़न होता है वो अधिकतर वलन बनाता है, अधिकांशतः संपीड़न से वलन बनते हैं, फोल्ड्स। और टेंशन से, टेंशनल फोर्सेस से अधिकांशतः भ्रंश बनते हैं, फॉल्ट्स, यानी कि बड़ी बड़ी जो दरारें होती हैं उनको फॉल्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, पटल विरूपक और आकस्मिक। फिर उनके फर्दर ये जो भी डिवीजन है, ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है कि पृथ्वी में बहुत तरीके के जो बल हैं, वो पृथ्वी की सतह को प्रभावित करते हैं। अंतर्जात संचलन, अंतर्जात बल का ही परिणाम होते हैं अंतर्जात संचलन, जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप बहुत सारे उच्चावच, उच्चावच मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं पृथ्वी में, वलन, उससे क्या होता है, वलन बनते हैं, भ्रंश बनते हैं, पर्वत पठार, जितने भी स्थल स्वरूप हैं, वलन और भ्रंश ये छोटे तरीके के स्थल स्वरूप हैं, बहुत ही माइनर लैंड फॉर्म्स हैं। अब पर्वत पठार मैदान ये बिगर मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। अब इनका निर्माण होता है, विध्वंस भी होता रहता है, पुनर्निर्माण भी होता रहता है। ये पृथ्वी की स्थिति में ये प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, मतलब निर्माण, विध्वंस और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल जो होते हैं, सडन फोर्सेज, अभी हम लोगों ने पीछे की स्लाइड में इसको देखा था कि उससे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय संचलन और भूस्खलन जैसे आकस्मिक मूवमेंट, जो सडन मूवमेंट्स होते हैं, आकस्मिक संचलन उत्पन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पटल विरूपक अंतर्जात बल हैं, जो स्लो तरीके से कार्य करते हैं, उनमें विवर्तनिक संचलन के फलस्वरूप, विवर्तनिक संचलन कौन से संचलन है, जो कि जो प्लेट है, जो लिथोस्फेयर की प्लेट है, जो पृथ्वी का ऊपरी जो ठोस हिस्सा है, उसमें जो भी मूवमेंट होते हैं, उनको, जो भी डिस्टरबेंस होता है, उनको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। उसके फलस्वरूप पर्वत महाद्वीपीय, पर्वत महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, वलन, भ्रंश, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, ये जितने भी स्थल स्वरूप हैं, ये इसी टाइप के स्लो मूवमेंट्स का परिणाम है। अभी आगे चल के हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये सारे स्थल स्वरूप किस प्रकार बनते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार इसको हम समझेंगे। फिर एक दूसरे तरीके का संचलन जो मैंने बताया था पीछे की स्लाइड में कि समस्थैतिक संचलन होता है, ये भी स्लो मूवमेंट है। तो होता क्या है कि पृथ्वी की सतह को जो डिस्टर्ब करने वाला एंडोजेनिक फोर्स है, वो कहलाता है टेक्टोनिक फोर्स। और अब उससे जो विभिन्न विभिन्न स्थल स्वरूप बन गए, वो अलग अलग ऊंचाइयों के स्थल स्वरूप, ये जो लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे की जो परत है, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल, वो कैसा है, सेमी लिक्विड टाइप का है। तो सेमी लिक्विड एस्थेनोस्फेयर में सॉलिड लिथोस्फेयर के बड़े बड़े लैंडफॉर्म अपने आप को संतुलित करते हैं। और कैसे संतुलित करेंगे, थोड़ा बहुत डूब के। जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड में जैसे जल है, जल में आइसबर्ग कैसे अपने आप को संतुलित करता है, एक बड़ा सा हिमखंड थोड़ा सा डूब करके संतुलित करता है, तो वैसे ही लैंड फॉर्म थोड़ा बहुत इसमें डूब कर एस्थेनोस्फेयर में अपने आप को संतुलित करते हैं। तो जो संतुलन की दशा को प्राप्त करने का जो संचलन है, जो मूवमेंट है, वो क्या कहलाता है, समस्थैतिक संचलन या आइसोस्टैटिक मूवमेंट। मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट से लैंडफॉर्म बनते हैं, और फिर वो लैंडफॉर्म अपने आप को एस्थेनोस्फेयर वाले मंडल पर संतुलित करने के लिए इस फोर्स का, आइसोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार से वो अपने आप को संतुलन की दशा में ला पाते हैं। अब
वलन जो भी हमने देखा पीछे की स्लाइड में, आपको मैं पीछे से एक बार फिर ले जाता हूं। यहाँ पर इस स्लाइड में जो हमने देखा कि जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं वो कंप्रेसिव और टेंशनल दो तरीके के हैं। तो जो कंप्रेशन से क्या बनते हैं, वलन, और टेंशन से अधिकतर बनता है, खिंचाव से अधिकतर बनते हैं फाल्ट, मतलब दरारें बड़ी बड़ी। वलन मतलब फोल्ड, जबकि कोई जबकि कोई चट्टान का एक बड़ा हिस्सा फोल्ड हो जाता है, एक वलित एक वलित रूप में आ जाता है, फोल्डिंग की प्रक्रिया हो जाती है। तो ये वलन कितने प्रकार के होते हैं, इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि वलन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो वलन के प्रकार सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं। सममित वलन जिसमें वलन की दोनों भुजाएं और ढाल समान होते हैं। एसिमेट्रिकल जिसमें वलन की दोनों भुजाएं और ढाल असमान होते हैं। आप नीचे की चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो नीचे के चित्र में आप देख लीजिए कि इसमें जो भी सममित वलन है, वो सममित वलन को तो बहुत अच्छे से स्पष्टतया नहीं दिखाया गया है। वैसे ये वलन जो है, जो एक दो ये शुरुआती जो वलन है, ये सममित वलन है, जिनकी दोनों भुजाएं और ढाल समान आपको दिख रही हैं। जिनकी दोनों भुजाएं और ढाल असमान है, मतलब एक जैसे नहीं है, वो असममित है। फिर मोनोक्लाइनल कौन से हैं, जो आप देखेंगे इसमें मोनोक्लाइनल, जो दूसरे नंबर का जो ये इसमें जो बना हुआ है मोनोक्लाइनल, जिसमें कि एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है, एक भुजा आपको लंबवत दिख रही होगी क्षैतिज तल के। आइसोक्लाइनल, इसमें वलन, इस प्रकार के वलन में दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन क्षैतिज तल में नहीं होती हैं, वो लगभग सीधी है। आप देख रहे होंगे चित्र में आइसोक्लाइन जहां पर लिखा हुआ है कि इसमें दोनों भुजाएं समानांतर तो हैं लेकिन क्षैतिज तल में नहीं है। वहीं पर जो रिकम्बेंट फोल्ड है, परिवलित वलन, उसमें दोनों भुजाएं समानांतर भी हैं और लगभग क्षैतिज तल में है। रिकम्बेंट फोल्ड जहां पर लिखा हुआ है उसको देखिए आप, कि वो लगभग क्षैतिज तल पर है और समानांतर है। तो ये कुछ वलन के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। कुछ और प्रकार हैं जैसे कि ग्रीवाखंड और प्रतिवलित वलन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में या मेंस में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। जब अत्यधिक संपीड़न से, बहुत ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण परिवलित वलन की ऊपरी भुजा टूटकर विस्थापित हो जाती है, दूर चली जाती है, तो उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड या नैपे बोलते हैं। इस प्रकार के जो नैपे या ग्रीवाखंड है, ये जो वलित पर्वत है, खासतौर पे जो अ, आपका हिमालय है, आल्पस है, एंडीज है, रॉकीज है, वहां पर आपको इस तरीके के बहुत सारे नैपे मिलेंगे। तो यानी कि नैपे कहाँ पर मिल सकते हैं, आपको वलित पर्वतों में मिल सकते हैं। हम्म। और जब परिवलित वलन, जो कि पीछे आपने देखा था रिकम्बेंट फोल्ड में अत्यधिक संपीड़न के कारण एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख पा रहे होंगे, तो उसे प्रतिवलित वलन या ओवरथ्रस्ट फोल्ड कहते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ज्योग्राफी में, कि ब्लॉक पर्वत किस प्रकार से बनते हैं। तो ब्लॉक पर्वतों की जो बनने की प्रक्रिया है, वो उसको आप इस चित्र में समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली जो भ्रंसन की प्रक्रिया है, अभी जो पीछे स्लाइड में हमने समझा था कि जब दोनों तरफ से कार्य बल एक दूसरे की तरफ कार्य करता है तो कंप्रेशन की प्रक्रिया होती है, संपीड़न, जिससे वलन बनते हैं। और अगर एक दूसरे की ओर खिंचाव वाली प्रक्रिया होती है, टेंशनल फोर्स लगते हैं, एक दूसरे से दूर ऊर्ध्व क्षैतिज बल कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, भ्रंसन की प्रक्रिया होती है, फाल्टिंग, एक दरार बन जाती है। अब उस दरार के सहारे आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि बीच वाले हिस्से में एक एक हिस्सा ऊपर उठ गया, जो जो हिस्सा ऊपर उठ गया है दरार के सहारे, भ्रंश के सहारे, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। ऊपर उठे भाग को ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत कहते हैं, और जो नीचे धंसे भाग हैं दोनों तरफ के, उनको रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बोलते हैं। जर्मन भाषा में जो ब्लॉक पर्वत है उसी को हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी है उसको ग्रेबन कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि विश्व में बहुत सारी फेमस, बहुत सारी प्रसिद्ध भ्रंश घाटियां हैं। एक तो पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसका विस्तार लाल सागर से शुरू होकर के जैम्बेजी नदी की घाटी तक है। इसका विस्तार पूछा जा सकता है कभी कि कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक गई है। लाल सागर से होते हुए जैम्बेजी नदी की घाटी तक। और साथ के चित्र में आप इसका
पूरा मैप भी देख पा रहे होंगे। राइन ब्रंस वैली है, जो राइन ब्रंस घाटी, वो 320 किलोमीटर लंबी है। और इसके एक और मतलब इसके एक और फ्रांस के वॉस्जेस और ओडेनवाल्ड ब्लॉक पर्वत हैं, और दूसरी ओर जर्मनी के हॉर्ज और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत स्थित हैं। जिससे कि आपको पर्वतों की स्थिति का भी इससे अंदाजा हो गया होगा कि जो वॉस्जेस और ओडेनवाल्ड पर्वत हैं वो एक तो ब्लॉक पर्वत हैं और स्थित कहाँ पर हैं, फ्रांस में। और वहीं पर जो हार्ज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, खंड पर्वत हैं, और कहाँ पर स्थित हैं, जर्मनी में। और इन दोनों खंड पर्वतों के बीच की जो घाटी है वही क्या कहलाती है, राइन भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की मृत घाटी जो डेथ वैली है, वो कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसका जो इसका विस्तार नीचे ये ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है गलती से, तो ये इसको आप स्किप कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अमेरिका की मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है, बस केवल इतना समझिए। मृत सागर एशिया में इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। और भारत की कुछ बृहद घाटियों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा और दामोदर नदियों की घाटियां, और तापी और सोन नदी की घाटी के कुछ हिस्से। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अंतर्जात वनों के बारे में समझा, और उससे बनने वाले विभिन्न स्थल स्वरूपों के बारे में। अभी ये चैप्टर पूरा समाप्त नहीं हुआ है, ये आगे इसका जो भाग 2 है वो उसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।